हाँ, दूसरे भी पढ़ाने लायक नहीं रहेगी। चलो फिर बताओ, मोललता कोई डिफाइन करो, इसके हमें मोललता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया हमसे? इसकी मोललता बता दो, मोललता क्या होगी? कोई एनीबडी बताना चाहूँ भाई मोललता की डिफाइन? तो देखो, मोललता निकालने का हमारे पास जो तरीका होता है वो कुछ ये है। पहली बात तो इन भाई साहब को स्मॉल एम से लिखते हैं। ये निकालने का तरीका अपने पास में है कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के, एक मिनट, नहीं, मोलों की संख्या लेते हैं ना, पक्का ना? गलत क्या है? कोई नहीं, विलय के मोलों की संख्या और बटे में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि द्रव्यमान जो आएगा वो किलोग्राम में आता है। मोलरता में क्या लेते हैं? विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लेते हैं, वहां पे लीटर में। ठीक है ना? मोलरता में क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लेते हैं, लेकिन ये आयतन हमारा होता था लीटर में। यहां हम क्या ले रहे हैं? विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान है लेकिन वो किलोग्राम है। तो चलो जरा इस सवाल को करते हैं। सवाल करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए थी वो हमें दे रखी है। क्या क्या चीजें दे वही है। तो हमारे पास विलय कौन है? विलय जो कम होता है, ये हमारा क्या है? ये है, ये हमारा विलायक। तो पहला काम तो यही होगा कि भैया मोलों की संख्या निकालो। तो विलय के मोलों की संख्या यानी एन जो आएगा, ठीक है ना, मोल कितने मोल हैं, तो ये निकालने का तरीका क्या होगा भैया? भार बटे अणुभार। कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार, या आप कह सकते हो क्या, दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना? अब भार कितना दिया हुआ है विलय का? 5 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। अणुभार निकाल कर देखो, कैसे निकालो? एक दो कार्बन है तो दो कार्बन का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 12 प्लस 2 ही ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन में हो जाएगा 2 गुणे 16 प्लस में 3 एक 4 हाइड्रोजन है, 4 ये हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना बन जाएगा भैया? 12 दूना 24, 16 दूना 32 और 4 तो आएगा 24 और 7 28 प्लस 32 यानी कि आ जाएगा तुम्हारे पास 60। तो 5/60 यानी आ जाएगा 1/12 मोल। कोई समस्या? मोल प्रति ग्राम। ठीक है ना? इतना हमारे पास। अब मोल पता है, विलायक का क्रमांक दिया हो तुम निकाल मोललता। मोललता स्मॉल एम बराबर क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या कितना आया है भैया? 1/12। कितनी मिली हमें? 1/12। हाँ ठीक है। विलायक का द्रव्यमान कितना था? 150 ग्राम। कितना है? 150 ग्राम। किलोग्राम में बदलोगे तो क्या करोगे? 1000 से भाग दोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। क्या बचेगा? 1/12। ये पलट जाएगा भैया 100/15। ये बनेगा। हाँ सर ये बनेगा। 4 क्यों 12, 4 से काटेंगे 4 में 8, 4 में 24, 25, 5 किया 15। कितना आएगा भैया? 5/9। अब 5/9 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.9 बचे 50 हो जाएगा ना, 10 तो 9 बचे 45, 5 बचेगा तो 0.55 इतना मोल प्रति किलोग्राम के आसपास ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। कोई समस्या भैया तो बताऊं? ठीक है ना? नहीं आ रहा दिक्कत कोई? सर आंसर आंसर मैथ करवा लो। हाँ अरे एकदम बढ़िया परफेक्ट। चलो छाप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फालतू वाले 2 क्वेश्चन है, तुच्छ सवाल एकदम से, जिनका कोई मतलब नहीं है, खाली सुन लो स्टोरी इनकी। करेगी ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? मतलब क्या है? ये कह रहा है कि देखो भैया, जनरली होता क्या है कि जो गैसों के द्रव में विलेयता है उसकी बात करें, गैसों की जो द्रव में विलेयता होती है ये व्युत्क्रमानुपात होती है तापमान के। यानी अगर तापमान ज्यादा होगा तो उनकी विलेयता कम होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो गैसों के द्रव में विलेयता की प्रक्रिया है, ये एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। तो ये ऊष्मा का त्याग करके तब घुलती है।
अब आपने उस समय दिन तापमान बढ़ा दिया तो उनकी घुलनशीलता इसीलिए कम हो जाती है। और यही रीजन है कि आपको भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मैंने कल एग्जांपल बताया भी था आपको कोल्ड ड्रिंक का, कि कोल्ड ड्रिंक एकदम चिल्ड होती है ना, ठंडी, तब मजा आता है पीने, है ना। ठंडी बियर की दुकान, बियर नहीं, कोल्ड ड्रिंक की, लोग वहीं पहुंच जाते हो सीधा है। हाँ, तो ये दिमाग में, बिकॉज क्या होता है कि जब तापमान कम रहता है तो उसमें जो गैसें घुली हुई है तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में, वो उनमें प्रॉपर घुली हुई होती। अगर वो थोड़ी सी गर्म हो जाए तो आप जैसे उसका ढक्कन खोलोगे, देखो कि सारी गैसें फिस करके निकल जाएंगी सारी गैसें, है ना। तो वहां पे गैसों की घुलनशीलता कम होगी तो उसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता। पर यही रीजन ये भी होता है कि ठंडे पानी, ठंडे क्षेत्रों में मछलियां ज्यादा पाई जाती है। आप अगर कभी नदी तालाब के किनारे मई जून के महीने में जाओ, ठीक है ना, तो आप देखोगे जहां तालाब के किनारे अगर कोई पेड़ वड़ लगाए ना, तो जहां तक छांव पड़ेगी वहां पे आपको मछलियां दिखाई देंगी ज्यादा, कंपेयर में, कंपेयर अदर। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई तापमान वहां का अंदर कम होगा। तापमान कम होगा तो जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में ज्यादा घुली होगी। ज्यादा घुली होगी तो कि मछलियां जो है वो ब्लिम्स के सहारे इतना सांस लेती है। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा घुली होगी तो ऑक्सीजन की जो है उनको अधिक मात्रा में मिलेगी, जिससे श्वसन की प्रक्रिया आसान हो जाती है, इसलिए वो ठंडे क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे थ्योरी में 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि भैया कम तापमान वाले क्षेत्रों में मछलियां तुलनात्मक रूप से अधिक पाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि कम तापमान वाले में ऑक्सीजन गैस की घुलनशीलता अधिक होगी तो उनको श्वसन की प्रक्रिया लेने में आसानी होती है, सीधी सी। तो यही सारे इसके जवाब, तो ये रीजन याद है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ पे? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी फालतू आता है, कह रहा है लैंथेनाइड द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। तो देखो, अगर आप बात करते हो लैंथेनाइड की, ठीक है ना, तो इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3 है। इसके अलावा ये कुछ ऐसी भी है, ये +2 और +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती हैं, पर मुख्यतः कौन सी है? मुख्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। तो ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखना। अब हम बढ़ते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ में, ठीक। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना, ये सारी थोड़ी बातें थी, थोड़ा सा यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है, सेव करके रखना दिमाग में, ठीक है सर। इसमें खाली नहीं है, वो बैठिए, निकालो उसको। हाँ, ये कह रहा है कैफीन, एक शंकु दिया वो तुम्हें, Fe NH3 2 है और CN4 है। कह रहे हैं कि इसके ज्यामितीय समावेश की संरचना बनाना। कौन सी संरचना बनानी भैया? ज्यामितीय समावेशियों की संरचना। अब ज्यामितीय जो संरचना होती है, ठीक है ना, जो हमारे पास त्रिविम समावेशिता थी, त्रिविम समावेशिता में हमने 2 समावेशिता पढ़े थे, एक ज्यामिति और एक ध्रुव समावेशिता, है ना। ज्यामितीय समावेशिता में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, समपक्ष विपक्ष समावेशी। और ज्यामितीय समावेशिता की एक खास बात भी है कि, अच्छा, इनके बारे में अगर हम बात करें तो आपको यूट्यूब पे पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे इसमें, कि उपसंयोजन यौगिकों में समावयवता, वो हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो उसका पूरा वीडियो आपको लिंक में भी हम डाल देंगे। बाकी आप लोग भी जाकर के देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे जाके, डिटेल में नहीं चलेंगे, बस हम सिर्फ क्वेश्चन को करेंगे। तो जो ज्यामितीय समावेशी होते हैं उनमें हमें तो ये उन्हीं में देखने को मिलते हैं जो हेट्रोलेक्टिक कंपाउंड है, ठीक है। आपके पास जो उपसंयोजन यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार से है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक में क्या होता है कि लिगेंड अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर ये CN ना होता, सिर्फ अमोनिया लगा होता, तो हम कहते हैं ये होमोलेप्टिक है, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया भी है, CN भी, इसलिए अलग अलग ही, इसलिए हेट्रोलेप्टिक हुआ। तो जो ज्यामितीय समावेशिता है ये केवल उन्हीं यौगिकों में देखने को मिलती है जो हेट्रोलेप्टिक है, जिनमें अलग अलग होता है, इसे हम लोग समपक्ष विपक्ष समावेशी भी कहते हैं। तो इसकी मुझे संरचना बनानी है, तो आपका जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो कौन है भैया? आयरन है, Fe है। इसके साथ 2 NH3 लगे हुए हैं, टोटल 6 जोड़ने हैं हमें, है ना। तो 2 NH3, दोनों NH3 या तो भैया अपने वहां से पास पास आना है, बाकी CN को अलग अलग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया, इसको थोड़ा सा और अच्छे बना लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी मिला लो भैया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा बढ़िया तामझाम कर लो, ठीक है। अगर एग्जाम में टाइम मिलेगा तो मिला उला देना, वो अच्छा लगेगा देखने में। खाली दुइयों को नहीं, इसको चारों से मिलाना है, और इसको भी चारों से मिलाना है। आप तो फिर अगर बढ़िया लगेगा, ये तो बहुत पिच गया है, ठीक है। ये जनरली ये बनता है फिलहाल, ठीक है।
बट हमें मतलब इससे जो हमारे कौन जुड़े हुए हैं, लिगेंड, ठीक है। अब हो सकता है दोनों NH3 पास पास है, या ऐसा भी हो सकता था कि दोनों NH3 दूर दूर हो। एक NH3 तुमने यहां लगा दिया है और एक NH3 तुमने यहां लगा दिया। बाकी जगहों पे CN लगा दो, कोई दिक्कत। यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN, यहाँ। तो जब दोनों एक जैसे लिगेंड पास पास होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समकक्ष संबंध। क्या कहते हैं इसको? समकक्ष, जिसके लिए सिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब ये दूर दूर होते हैं तो इसको विपक्ष कहते हैं, आमने सामने लड़ रहे दोनों। और विपक्ष के लिए हम लोग ट्रांस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास होगी ज्यामितीय समवाय, समकक्ष विपक्ष। अब इसका नाम लिख सकते हो क्या? इस यौगिक का नाम बता सकते हो? आयुपेसी नाम इसका क्या होगा? दो बातें, आयुपेसी नाम, उपसहसंयोजन संख्या, दोनों बता दो। क्या क्या बता दो, चलो। पहले तो ऑक्सीजन संख्या बता दो, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीजन संख्या क्या है, उसकी उपसहसंयोजन संख्या क्या है, इसका आयुपेसी नाम क्या है, तीनों। क्या क्या बतानी है तुम्हें? ये जो आपका कंपाउंड है, इसमें आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है यानी आयरन, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी है। तीसरी बात, इसका आईपीसी नाम क्या होगा। चले क्या जाए। तो जब आप इस कंपाउंड की बात कर, ठीक है, तो देखो कंपाउंड अपने पास है Fe NH3 होल्ड प्लस CF4, ये कंपाउंड तुम्हें दिया हुआ है, ये आपका सेंटीमीटर एटम है। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीजन संख्या बताओगे आप, तो इसकी मान लो एक्स, अमोनिया की कितनी होती है 0, और सीएम की होती है -1। सीएम की कितनी होती है, याद रखो भैया, -4 = 0। तो एक्स की वैल्यू यहां से आ गई प्लस। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो आपका ये वाला लिगेंड है और ये वाला लिगेंड है, क्या दोनों एक तंतुर लिगेंड है, या कोई ऐसा है जो द्वितंतुर भी है? क्या दोनों एक तंतुर है या फिर दो तंतुर है? क्योंकि अगर द्वितंतुर लिगेंड होंगे तो वो दो लोन पेयर देंगे, एक तंतुर लिगेंड होगा तो एक लोन पेयर देगा। सही बात है। तो आपसे ये पहले पूछा जा रहा है कि ये बताओ, ये दोनों एक तंतुर है या दोनों द्वितंतुर है, या कोई भी एक द्वितंतुर एक तंतुर लिगेंड है? याद रखो भैया, ये दोनों एक तंतुर लिगेंड है। द्वितंतुर में आपको कौन मिलेगा, कार्बोनेट है, सल्फेट है, ठीक है ना। और ईएन का मतलब क्या है, एथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है ना। ये सब द्वितंतुर लिगेंड है, खास करके दिमाग में रखना। तो ये एक तंतुर लिगेंड है, तो मतलब एक लोन पेयर देगा, तो एक लोन पेयर ये देगा, एक ये 2, एक ये देगा 3, एक ये देगा 4, एक ये देगा 5, एक ये देगा 6। तो इसकी जो उपसंयोजन संख्या है वो कितनी हो गई? कोई समस्या है यहाँ पर? बताओ बच्चा, उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 6। क्योंकि ये 6 के 6 लोन पेयर ले रहा है, क्योंकि 6 के 6 जो लिगेंड है वो सारे के सारे एक तंतुर लिगेंड है। उपसंयोजन संख्या क्या मिलेगी तुम्हें? 6 मिलेगी। अब इसका नाम बता। सर नाम जो बड़ा आसान हो जाएगा, अमोनिया का 2 बार, तो डाई एमिनो 4 लिए है। इसको ले क्या लिखते हैं, साइनाइडो, क्या लिखते हैं इसको बताओ, क्या लिखते हैं इसको बताओ। सेम के बाद क्या होता है, साइनो लिखते हैं, साइनाइडो लिखते हैं। साइनाइडो लिख लो या साइनो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेट्रा एमिनो सर, डाई एमिनो टेट्रा साइनाइडो, ठीक है। या साइनो लिखने की दिक्कत नहीं है। और बाकी आयरन, तो इसके लिए आयरन नेक्स्ट टाइम वाला तो साइनाइडो आयरन कितनी हुई ऑक्सीजन संख्या इसकी? 4 आई, 4 जाएगी। चल छापो, चलो देखो आगे कह रहा है उसने 2 अभिक्रियाओं की 2 अभिक्रिया की हुई है, और कह रहे हैं कि इसके लिए आप रासायनिक समीकरण लिखो। दोनों अभिक्रिया कौन कौन सी है भैया? तो एक अभिक्रिया आपको गुड अभिक्रिया और एक गुड फिटिंग अभिक्रिया। तो मैंने ये तीनों अभिक्रिया आपको बार बार बताई भैया, इसको जरूर दिमाग में रख लो, ठीक है ना। क्या होती है भैया, मैं तीनों अभिक्रिया एक बार लिख दे रहा हूँ भैया, खाली मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, रासायनिक अभिक्रिया लिखूंगा।
तो ऊर्जा क्रिया क्या होती है? ऊर्जा क्रिया पे हमें ये देखने को मिलता है कि भैया हम RX लेते हैं हेलो के, और इसके 2 अणु लेते हैं। हेलो के कितने अणु लेते हैं, है ना? 2 लेंगे, हेलो लेंगे, और इसके शुष्क इकट्ठ के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये 2NaX बना के निकल लेगा और आपको RR प्राप्त हो जाएगा। यही होती है ना, ठीक है? ये तुम्हारे पास ऊर्जा क्रिया होती है, हम लोग कर चुके हैं। ठीक ऐसे ही फिटिंग अभिक्रिया होती है। फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं, बस यहाँ पे R के बजाय AR लेते हैं, मतलब बेंजीन वाली रिंग लेते हैं। यहाँ पर X प्लस 2 सोडियम प्लस, फिर यहाँ पर भी वही कहानी, और आपको ये मिलेगा कि भैया देखो ये X X तो निकल गया, बाकी ये जो दोनों बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाती है, फिट हो जाता है। ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में फिट हो जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। डाई फेनिल मिलता है, यहाँ पे क्या होता है, डाई फेनिल। अब इन दोनों को मिला के देखो, गुण क्रिया में केवल हेलोकेन था, फिटिंग अभिक्रिया में केवल हेलोइरिन है, और जब गुण फिटिंग लेते हैं तीसरी अभिक्रिया तुम्हारे पास क्या आती है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक हेलोकेन लेते हैं और एक बेंजीन लेते हैं, बस ये X हो गया, प्लस वही कहानी 2 सोडियम प्लस ने RX ले लिया, इसके रिएक्शन करवाई और ये 2NaX बना के निकल लेगा। यहाँ पे नहीं लिखा है बट दिमाग में रखना, भैया 2NaX बना के निकल लेते, यहाँ भी वही कहानी होगी, और यहाँ पर तुम्हारे पास R जुड़ जाएगा, ये टॉल्यूइन बन जाएगा। अगर एक कार्बन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये टॉल्यूइन बन जाएगा, R लग जाएगा, एल्किल हाइड्राइड बनेगा। ठीक है साहब, ठीक है ना? एल्किल बेंजीन आपको मिलेगा यहाँ पे प्लस में 2NaX बना करके बाहर निकल जाता। तो ये तीनों अभिक्रिया एक जैसी है, इनको दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना, कि हेलोकेन की सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाना है तो क्या है। अच्छा, हेलोकेन्स की अभिक्रिया या हेलोएरिन की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम धातु के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम धातु के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, बाकी नहीं याद रख सकते ना, थोड़ा बार तेज से बोल दो बेटी। हाँ, क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया बनता है। कितने दिन पहले की रिएक्शन करवाई थी, इतना वीक कैसे दिमाग से यार तू रोक कर है, अभी कितने दिन पहले करवाया होगा ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ऐसे पढ़ोगे लिखो तो ऐसा मिटा दोगे तुम लोग बे। चलो छापो, हराम खोरो। आगे क्या करें बस, कि निम्न में विभेद कीजिए प्रोपेनल एवं प्रोपेनॉल। पहला आपको ये बताना है कि प्रोपेनल एवं प्रोपेनॉल इनमें क्या अंतर है, हम कैसे विभेद करेंगे, कैसे अंतर पता लगाएंगे। ठीक, तो 2 बातें सिर्फ दिमाग में बिठाओ। पहला तो ये भैया कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, जरा मुझे ये बता देना, प्रोपेनल कौन सा क्रियात्मक समूह है, अल किसमें आता है, अल अल किसमें आता है, अल किसमें आता है, हाँ अल आता है एल्डिहाइड में। कहाँ खो गए, याद वगैरह लगी है, अल किसमें आता है, एल्डिहाइड में, और ओल किसमें आता है, कीटोन में। हाँ, तो बस यानी इसका मतलब अगर आप इसका नाम वो रासायनिक सूत्र, तो ये क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH4 लिखा हुआ है। प्रोपेनल एल्डिहाइड है, 3 कार्बन, प्रो मतलब 3, और ये तुम्हारे पास कीटोन है, तो ये क्या लिखोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होगा। अब ये तुम्हारा एल्डिहाइड है, ये तुम्हारा कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कैसे पता करते हैं, क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर पता करने के लिए फेलिंग अभिकर्मक से क्रिया करवाते हैं। क्या करते हैं, फेलिंग अभिकर्मक से अभिक्रिया करवा देते हैं, क्योंकि फेलिंग अभिकर्मक के साथ केवल एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है, कीटोन नहीं करता है। तो कैसे अंतर पता करेंगे भैया, एक लाइन, फेलिंग अभिकर्मक के साथ क्रिया करा करके, क्योंकि एल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक के साथ जो क्रिया करता है
तो मान लो आपने एल्डिहाइड लिया और फेरिक अध्ययनों पे क्या होता है, Cu आयन होता है, Cu प्लस आयन होता है, Cu2 प्लस होता है, Cu प्लस होता है, आई थिंक Cu2 प्लस होता है ना, Cu2 प्लस आयन उसमें मौजूद होता है, ठीक है ना, किसमें, फेरिक अध्ययनों में। तो जब आप इसके साथ में प्लस OH माइनस लेते हैं हम लोग यहाँ, उससे नहीं मतलब है, जनरली सुन लो मेरी बात। तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करके जो मेन बात है ना, वो मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है Cu2O प्लस करके मिलता है आपको, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, हाँ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O ही मिलता है, जो कि इसमें नेगेटिव चार्ज और इसका हल्का रेड ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका, लाल भूरा और ब्राउन एन। तो जनरली जो आपके पास ये अभिकर्म होते हैं, कौन से, फेलिंग अभिकर्म, वो एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करके लाल भूरा और देते हैं। आपको हमने दो कंपाउंड दे दिया, एक प्रोपेनल है, एक प्रोपेनोन है। आपने प्रोपेनल की अभिक्रिया फेलिंग अभिकर्म के साथ करवाई तो लाल भूरा और मिलेगा, प्रोपेनोन की करवाई चूंकि कीटोन है वो अभिक्रिया देगा नहीं, तो लाल भूरा और नहीं मिलेगा, तो हम बता देंगे भैया ये हमारा एल्डिहाइड यानी प्रोपेनल था और ये हमारा कीटोन यानी कि प्रोपेनोन था। तो इनके जो है विभेद करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है अपने पास में, फेलिंग अभिकर्मक से क्रिया करवा देना है। ठीक, तो यहां से ये तुम्हारे पास आगे निकल के क्या कि भैया फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है। अब जब आप फेलिंग को पढ़ ही रहे हो तो फेलिंग के साथ में टनल भी पढ़ लेना, दिक्कत क्या है, ठीक है ना। तो ये दो अभिकर्मक, ये दो परीक्षण इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये इंपॉर्टेंट दोनों। ठीक, चलो तो लिखो इसको। अच्छा, अब दूसरा पार्ट ये कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विभेद ही करना है, अंतर ही करना है दोनों। अब देखो चूंकि यार 2 नंबर का है, इसमें 2 पूछा है, तो 1 नंबर के लिए इतना बहुत है, इतना थोड़ा लिखने की जरूरत है, बस एक लाइन आप दिमाग में इतना भी ना लिखो, सीधा लिख दो कि भैया प्रोपेनल एल्डिहाइड है जो फेलिक अभिकर्मक के साथ क्रिया करके लाल भूरा अवक्षेप देता है, जबकि प्रोपेनॉन कीटोन है जो इसके साथ क्रिया नहीं करता। दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि भैया फिनाल एवं बेंजोइक इनमें अंतर था, क्या करूं बच्चों, फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल इनमें कैसे अंतर पता करें। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, वैसे तो करने के लिए बहुत कुछ है, पर सिंपल सी बात ये है, देखो फिनाल क्या होता है, फिनाल का पहले तो रासायनिक सूत्र लिखो। तो फिनाल अपने पास ये होता है ना, यहाँ पे OH रखे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं C6H5OH, ये हमारे पास, ठीक है। और जब आप बेंजोइक अम्ल की बात करते हो तो बेंजोइक अम्ल इसमें क्या लगा हुआ, C डबल लगा हुआ, तो इसका रासायनिक सूत्र होगा C6H5C डबल H, ठीक है। तो यहां होता क्या है कि जब आप जो बेंजोइक अम्ल है C6H5C डबल जो बेंजोइक अम्ल है, जब आप इसकी क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइपोकार्बोनेट बोलो, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, इसका जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, क्या होता है NaHCO3। तो जब आप इसके साथ अभिक्रिया करवाते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्या होगी, यहाँ पर बुदबुदाहट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जबकि जो फिनाल होता है ये अभिक्रिया करता ही नहीं, हो गया काम, ठीक है। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाने पर बुदबुदाहट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, जबकि फिनाल इसके साथ में कोई अभिक्रिया या फिनाल इसके प्रति निष्क्रिय होता है, इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो, बट एक अपनी पास सफिशिएंट है, ठीक। इसके अलावा भी आप ये कह सकते हो कि जो फिनॉल होता है वो FeCl3 के साथ में अभिक्रिया करके बैंगनी रंग देता है, जबकि बेंजोइक अम्ल जो होता है वो उसका पीला रंग देता है। ये भी आप एक एग्जांपल लिख सकते हो कि जो फिनॉल है, एक तो एग्जांपल ये हो गया, इसमें आपका फिनॉल के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहोगे मैं अभी लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती। एक तो ये हो गया पता करने का तरीका। दूसरा दूसरा जो फिनॉल होता है, ठीक है ना, जब ये FeCl3 के साथ में अभिक्रिया करता है तो इसका जो रंग मिलता है वो नीला रंग मिलता है, कैसा रंग होता है, नीला। लेकिन जब ये अभिक्रिया करता है C6H5C डबल ये इसके साथ अभिक्रिया करता है तो ये पीला रंग देता है। तो भी हम पता कर लेंगे भैया हमारे पास ये फिनॉल है या बेंजोइक अम्ल है, रंग देख करके भी हमें पता चल जाएगा, ठीक। तो चलो लिख लो भैया इसको भी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है
कि आपने समान अणुभार का एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ले लिया और एल्कोहल ले लिया। क्या लिया भैया? मान लो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ले लिया तुमने और एल्कोहल ले लिया, दोनों चीजें तुमने ले ली। अब दोनों का द्रव्यमान लगभग समान है, आणविक द्रव्यमान लगभग समान है। तो ये कह रहा है देखो, जब आप हाइड्रोकार्बन लेते हो और एल्कोहल लेते हो, दोनों में बात ये है, अच्छा क्वेश्चन तुम लोग ये सुन लो, हाइड्रोकार्बन की तुलना में एल्कोहल जल में अधिक विलेय होते हैं, क्यों? हमें ये बात, तो चूंकि जो हाइड्रोकार्बन होगा, मान लो आपने ये ले लिया CH3 CH2 CH3, ये ले, अब इसकी तुलना में मान लो तुमने ये ले लिया एल्कोहल CH3 CH2 CH2 OH, तुमने ये एल्कोहल ले लिया, यहाँ भी 3 कार्बन है, वहां भी 3 कार्बन है, ये आपका नॉर्मल प्रोपेन है, ये क्या है? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन। जबकि ये तुम्हारे पास एल्कोहल है, प्रोपेनॉल, एल्कोहल है प्रोपेनॉल, ठीक। इसमें होता क्या है कि इसका जो ये OH वाला है ना, ये सारा खेल किसका होता है? OH का होता है। अब H2O में भी क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, H2O में भी हमारे पास में, ठीक है ना, ये यहां पर मान लेते हैं O है, ठीक है ना, और यहां पर मान लेते हैं H। तो H और O में होता क्या है कि भैया देखो, जनरली ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के इस पे आ जाते हैं थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाते हैं पॉजिटिव, इस पे थोड़ा पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, ऐसा होता है। अब जब एल्कोहल है, एल्कोहल यहाँ पे मैं सिर्फ R को ले चलेंगे ना, ठीक है ना। अब जो एल्कोहल वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, उसमें क्या कहानी बनेगी? उसमें ये कहानी बनती है कि भैया देखो, ये OH तुम्हारे पास में, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं, चलो पहले एल्कोहल है ROH, ठीक है ना। चल, तो O पर क्या आ जाएगा भैया? नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा। सेम क्या होगा कि भैया यहाँ पर आपका H2O है, क्या तुम्हारे पास H2O है, ठीक है ना। तो O पर क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव, और H पर क्या होगा? पार्शियली पॉजिटिव, आंशिक रूप से, ठीक है ना, आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा माइनस। तो इनमें हमें देखने को ये मिलता है कि भैया इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो ये एक बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। पर इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। अब हाइड्रोजन जो आबंध बन रहा है भैया, यहाँ पर देखो, वो मेनली हाइड्रोजन के साथ में फोन बनाता है। कौन बनाता है? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन ही क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर ये तीनों इसके साथ हाइड्रोजन, तो सर यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। नहीं भैया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये संयोजन आबंध है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग अणुओं के बीच बनेगा, एक अणु का ऑक्सीजन और दूसरे अणु का हाइड्रोजन, समझना, एक अणु का ऑक्सीजन और दूसरे अणु का हाइड्रोजन, जब ये साथ आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। केवल यहाँ पे OH जो लगा हुआ है, एल्कोहल वाला जो OH है ना, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला नहीं है, ये संयोजन आबंध है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके रखे हुए। ये बस हल्का सा इनके बीच हल्का अट्रैक्शन फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बन गया। तो जो एल्कोहल होते हैं वे जल के साथ में क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिस कारण इनकी घुलनशीलता ज्यादा होती है कंपेयर, क्योंकि इनके पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन है ही नहीं, क्या नहीं बनाएंगे भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने के कारण इनकी घुलनशीलता कम होती है, और ये भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं जो एल्कोहल होते हैं, इसलिए इनकी घुलनशीलता अधिक होती है। सिंपल सी बात इतनी है, समझ आया जी कि एल्कोहल हाइड्रोकार्बन की तुलना में जल में अधिक विलेय होते हैं, क्योंकि एल्कोहल में मौजूद OH जल के अणु H2O के साथ में हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते, इसलिए ये जल में अधिक विलेय होते हैं। ठीक, चलो लिखो फिर, छापो जल्दी। चलो हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आप जल में घुलनशील 2 विटामिन के नाम बता दो और उनकी कमी से होने वाले रोग बनाओ। ठीक है, तो देखो विटामिन जो अपने पास में है वो 2 प्रकार की है। विटामिन कितने प्रकार की आपके पास में? देयर आर 2 टाइप ऑफ विटामिन, 2 टाइप। पहला वसा में घुलनशील, पहली कौन सी है? जो वसा में घुल जाती है आसानी से, और दूसरी जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील है विटामिन कीड़ा, याद है, ठीक है ना। वसा वाले में कौन है? विटामिन कीड़ा।
ठीक है ना, कौन कौन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये जो विटामिन पीड़ा है ये किसमें घुलनशील होती है, मसल में। बाकी कौन बचा, जो ये तो बची है, कौन कौन, बी और सी। हाँ, तो जल में घुलनशील कौन होंगी, बी व सी। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अब विटामिन सी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, जल्दी जल्दी बताओ हमें। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बी, है ना। अच्छा, विटामिन बी जो पूरा ग्रुप है ना, विटामिन B1, B2, B3, B12, ठीक, ये तो पूरा एक ग्रुप रहता है विटामिन बी का। अब जो विटामिन B12 है उसकी कमी से कैंसर हो जाता है, उसका सबसे अच्छा स्रोत तरबूज माना जाता है। ठीक है, जो विटामिन B12 है, ठीक है, उसकी कमी से मुख्यतः आपको देखने को मिलता है कि कैंसर रोग होता है, जिसका मुख्य स्रोत क्या है विटामिन B12 का, तरबूज माना जाता है। इसलिए तरबूज खाया करो गर्मियों के मौसम में, कैंसर से बचे रहोगे। ठीक है, तो बेरी बेरी हो जाता है, इसके अलावा और भी चर्म रोग भी हो जाता है इसकी कमी से। कौन सा रोग होता है, चर्म रोग भी हो जाता है। ठीक, तो और इसके सबसे अच्छे सोर्स में से आपके अंकुरित अनाज हो गया, ठीक है ना, ये आपका सबसे अच्छा स्रोत माना जा सकता है विटामिन बी के लिए। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम भी होता है स्कर्विक एसिड। क्या नाम होता है इसका, स्कर्विक एसिड, इसका रासायनिक नाम भी है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत है खट्टे फल। और सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का कौन होता है, विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत। वैसे तो सभी खट्टे फल उगते हैं, ठीक है ना, परंतु सबसे अच्छा स्रोत कौन है, सबसे अच्छा, नींबू, आंवला, ठीक है ना, ये इनके सबसे अच्छे रिसोर्सेस माने जाएंगे। अच्छा, विटामिन सी के बारे में एक आध बात और कर लेते हैं। पहली बात तो, अगर आपको कभी बुखार होता है, कोई शराब पीता है, तो उसके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, विटामिन सी एकमात्र ऐसी विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, इसलिए दूध में नहीं पाई जाती है। ठीक है, विटामिन सी एकमात्र ऐसी विटामिन है जो गर्म करने पर खत्म हो जाती है, और इस वजह से वो दूध में नहीं पाई जाती है। बाकी लगभग सारे विटामिन दूध में पाई जाती है, ये भी दिमाग में रख लेना। तो और इसकी कमी से क्या नाम है, हमने बताई दिया रोग स्कर्विक एसिड होता है, रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल है। ये जब किसी को बुखार होता है, कोई दारू शराब पीता है, तो उसके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है, ये गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, इसलिए दूध में ना पाई जाने वाली विटामिन है। पता, अब यहाँ पर ना जो विटामिन ई है, इसके बारे में भी एक दो फैक्ट आपको बता देना, आपको पता होना चाहिए। विटामिन ई को मैंने जैसे कल भी बताया था कि विटामिन ई क्या होती है, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, सुंदरता की विटामिन, ठीक है ना। तो मुख्यतः ये भी दिमाग में रखना कि विटामिन ई हमारे पास में क्या होती है, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, इसीलिए लोग कोई कम सुंदर होते हैं, दाना ना ज्यादा निकलता है, तो लोग विटामिन ई की गोली का इस्तेमाल करता है। खत्म, ये विटामिन ई की गोली ले आओ, है नहीं। जैसे तुमने, अरे तुम तो पहले से सुंदर हो, आधा कैमरे में चेहरा दिखाता हो बकलोल रानी। तो भैया आप लोगों को जैव अणु का पूरा पीडीएफ हमने भेजा था, उसमें सभी विटामिन, उनका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, उनकी गठन होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख स्रोत कौन से हैं, वो पूरा टेबल उसमें बना हुआ है, ठीक है ना। तो वो पूरा एक बार टेबल जरूर पढ़ लेना विटामिन वाले। तो मेनली आपका जवाब यही था कि भैया जल में घुलनशील दो विटामिन है, नंबर 1 विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग मेनली कौन सा है, बेरी, और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। इसके मुख्य स्रोत है अंकुरित अनाज और इसका मुख्य स्रोत है खट्टे फल। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें इनके बारे में दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब हम लोग आगे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली कक्षा में। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, राहुल टिकानी, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।